आसी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और अर्नव को खुद से दूर कर दी। अर्नव आसी के धक्के से अनजान था और वह 2 कदम पीछे हट गया और अपने होठों को साफ करते हुए कहने लगा, आसी जी, आप क्यों ऐसे करते हो बच्चा? अच्छा ठीक है, जब तक आप मुझे अपने आप को टच करने के लिए नहीं कहेंगे, जब तक हक नहीं रखता, तब तक मैं भी आपको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू। पर मैं आपसे बात तो कर सकता हूँ ना? इतना कह करके आशी का हाथ पकड़ के अपने बेड पर बैठा दिया और उसके कदमों में बैठ गया और अपना सर आशी के पैरों पर रखकर उसका हाथ अपने सर पर रखकर कहने लगा, आशी बच्चा, आप क्यों नहीं समझती? मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। एक बार आप मेरे दिल में झांक कर तो देखिए। आशी अर्नव का इतना प्यार भरा बात सुनकर कहने लगी, अर्नव जी, आप मेरी तरफ देखिए। और अर्नव का फेस अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाते हुए कहने लगी, मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ही लकी लड़की हूँ जो कि आप मुझे मिले। आप इतने अच्छे हो। आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि मैं आपके बारे में नहीं सोचती, आपसे दूर भागती? ऐसा बात नहीं है। मेरा भी जी चाहता है कि मैं हर वक्त आपके पास रहूं, आपके करीब रहूं, आपसे दूर कभी ना जाऊं। पर मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि वह गलतियाँ हो जाए जो कि शादी के बाद हो और यह जज्बात में आकर के हम बहक जाएं। इसीलिए मैं आपसे दूर रहती हूँ। अर्नव बच्चा, मैं समझता हूँ मैं अपनी लिमिट कभी नहीं क्रॉस करूँगा। इतना तो आप भी अच्छे से जानती हैं मुझे, और मुझे पता है कि आप क्या सोचती हैं। आपको जो नहीं पसंद वह मैं नहीं करूँगा, पर आप मुझसे यूँ दूर दूर मत रहा करिए मेरी जान। इतना कह कर के अर्नव खड़ा हो गया और आशी को अपने सीने से लगा लिया। आशी भी अर्नव को अपनी बाहों में भर ली और दोनों कुछ देर के लिए यूं ही खो से गए थे। कुछ देर बाद अर्नव आशी को दूर किया और उसके गोद में सर रखकर सोने लगा। यह देख कर के आशी स्माइल करने लगी। इतने में ही अर्नव का फ़ोन बजा। इस वक्त वह नींद में जा चुका था। आशी जब अर्नव का फ़ोन देखती है तो वह फ़ौरन से उस फ़ोन को साइलेंट कर देती है ताकि अर्नव फ़ोन की रिंग से उठ न जाए, और उसके सर को सहलाने लगती है और सोचती है, भगवान ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भगवान जी, आप बहुत अच्छे हो। आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया, इतना अच्छा प्यार करने वाला फैमिली जो मिला मुझे, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फिर अर्नव के माथे को अपने होठों से छू लेती है। अर्नव पूरी तरह से नींद में जा चुका था क्योंकि वह हर वक्त काम ही करता रहता था। उसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा ही थक जाया करता था और आज उसे आशी की गोद में सुकून की नींद मिली थी। अर्नव बचपन से ही माँ और पापा की कमी महसूस करता था, पर सरोजनी जी और किशोर जी उसे बहुत प्यार किया करते थे। वह अपने माँ और पापा की कमी महसूस न करे, पर अर्नव को अपनी माँ की कमी बहुत ज़्यादा ही महसूस होती थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। माँ की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। और उन्होंने मधु को बहुत प्यार दिया, उसे थोड़ी सी भी माँ और पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। और सरोजनी जी और किशोर जी भी मिल कर के मधु का हर वक्त ख्याल रखते थे। पर छोटी सी उम्र से ही अर्नव के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। उसके माँ पापा न होने के कारण वह अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख चुका था और कहीं ना कहीं उसके लाइफ में प्यार की कमी थी और वह आज आशी पूरा कर रही थी। आशी सब कुछ समझ रही थी कि अर्नव सिर्फ काम में ही दिन रात लगे होते हैं, जिसके कारण उन्हें खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता है। और आशी अभी इन्हीं सोचों में थी कि अर्नव के फ़ोन की रिंग फिर से बजी थी। आशी अपने होश में आई और फिर से वही नंबर देखी। इस पर अर्नव का फ़ोन वह रिसीव कर लेती है। सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। वह लड़की कहने लगी, हेलो सर, आपने जो वह फ़ाइल दिया था वह सारे फाइल्स रेडी हो चुका है। मैंने वह सारी फाइल्स की डिटेल आपको मेल कर दी है, आप चेक कर लीजिएगा। पर आशी कुछ नहीं बोलती है, वह चुप रहती है। दूसरी तरफ से वह लड़की कहने लगी, हेलो सर, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? आशी इतना सुनकर के फ़ोन कट कर देती है। वह फ़ोन को टेबल पर रखकर एक बार अर्नव की तरफ देखती है और उसके माथे को अपने हाथों से बड़े ही प्यार से सहलाती है और फिर उसके माथे को चूमकर उसके सर को तकिए पर अच्छे से रखी, उसे अच्छे से सुला करके और वहाँ से चली जाती है।
और अपने कमरे में जाकर वह भी लेट जाती है, क्योंकि वह भी पूरा दिन थक चुकी थी और थकावट की वजह से उसे भी नींद आ गई और वह भी सो गई। उसकी नींद शाम को खुली। शाम होने के कारण वह अचानक से बेड से उठ बैठी और वॉशरूम में चली गई। हाथ मुंह धो कर के वॉशरूम से बाहर आई। डिनर का वक्त हो चुका था। वह फ़ौरन से हॉल में आती है, जहाँ पर सरोजनी जी और मधु बैठी हुई थी। आशी को देखकर सरोजनी जी कहने लगी, आओ बेटा, काफ़ी थक गई थी ना, इसीलिए आपको भी नींद आ गई थी। आशी कहने लगी, हाँ दादी माँ, कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब उठी तो इतना समय हो चुका था। सरोजनी जी कहने लगी, कोई बात नहीं है बेटा, थकावट की वजह से नींद लग जाती है। मधु कहने लगी, तो आशी क्या करे कल की पार्टी के लिए, कुछ तो आइडिया दो। आशी कहने लगी, मैं क्या आइडिया दूँ, मुझे तो इस पार्टी का भी पता नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ में ऐसी पार्टी कल देखूंगी। यह सुनकर के मधु आशी के हाथों को पकड़कर कहने लगी, आशी, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी पार्टी हर रोज़ आपको मिलेगी और आप उस पार्टी की चीफ बनेंगी। इतना सुनकर आशी स्माइल करने लगी। इतने में सरोजनी जी कहने लगी, चलो बेटा, डिनर का टाइम हो गया है, तो हम सब लोग डिनर करते हैं। किशोर जी भी आ जाते हैं। सब लोग आकर के अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए, सिवाय अर्णव के। मधु सबको देख करके कहने लगी, दादी माँ, यह अर्णव भाई कहाँ रह गए। मधु की बात सुनकर के आशी ने भी जब देखा तो उसने अर्णव नहीं दिखा। वह जब से नीचे आई थी अपने ही सोच में गुम थी। उसे रह रह कर अर्णव की प्यार भरा हरकत याद आ रही थी। जब उसने अर्णव को वहाँ नहीं देखा तो सोचने लगी, वह कहाँ चले गए होंगे, वह कहाँ जा सकते हैं, क्या अभी तक वह सो रहे हैं। इतने में ही सरोजनी जी बोली, अर्णव को अभी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। मधु, पर भाई अभी तो आए थे ना। सरोजनी जी ने किशोर जी को देखते हुए बोली, यह सब इन्हीं की वजह से हुआ है, मेरा बच्चा अभी अभी तो आया था। किशोर जी भी हैरान होकर के कहने लगे, मेरी वजह से। सरोजनी जी चिढ़ कर के बोली, और नहीं तो क्या, एक तो वह अपना बिजनेस भी संभालते हैं और फैमिली बिजनेस भी, कितना काम करते हैं वह। अर्णव का अपना बिजनेस भी था जिसे अपने बलबूते पर खड़ा किया था। किसी सिलसिले में अर्णव गया हुआ था, वहाँ पर उसका एक बचपन का दोस्त भी आया हुआ था, जो कि अर्णव का बहुत ज़्यादा ही दिल के करीब था। पर आशी तो किशोर जी की बात सुनकर के मन ही मन गुस्सा होने लगी और वह सोचने लगी, ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना मुझे बताए, अभी मैं उन्हें सुला कर आई थी, फिर ऐसे कैसे जा सकते हैं। वह अपने ही सोच की ताने बाने में थी कि अचानक मधु कहने लगी, क्या हुआ आशी। उसे तो अर्णव के जाने से इतनी उदास हो चुकी थी कि लग ही नहीं रहा था उसे उसकी फेवरेट चीज़ छीन ली गई हो। उसे यह भी लग रहा था कि कहीं अर्णव उस वजह से तो नहीं गए कि उसके फ़ोन पर कॉल आई थी, और फिर इस बारे में उसने ज़्यादा नहीं सोचा। पर उसे जब सरोजनी जी की बात सुनी, जो कि कह रही थी कि अर्णव बच्चा कितना काम करता है, यह सुना तो सोचने लगी, अर्णव सच में बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं। मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझे, उन्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे। वह इस वक्त अपने ही सोच में गुम थी। सरोजनी जी आशी को इस वक्त ध्यान से देख रही थी और कहने लगी, आशी, आप ज़्यादा मत सोचिए, अर्णव बहुत अर्जेंट काम से गए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपको स्पेशली बता दूं, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी और वह अगर आपको उठाते और आपको बातें समझाते तो लेट हो जाती। इस वजह से उन्होंने मुझे स्पेशली कहा है कि आपको मैं बता दूं। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, वह बहुत जल्द आ जाएंगे। इतना सुनकर के आशी कहने लगी, कोई बात नहीं है दादी माँ, मुझे पता है कि वह बहुत ज़्यादा ही अपने काम को लेकर के पॉजिटिव है और काम करना अच्छी बात है। तो चलिए आपको बता दें कि अर्णव को अचानक से क्यों जाना पड़ा और किस लिए। कुछ देर पहले जब आशी अर्णव को सुला कर आई और खुद भी सो गई, उसके आधे घंटे के बाद ही फिर से अर्णव के फ़ोन पर कॉल आई। अर्णव फ़ोन के बजने के कारण उठ बैठा और वह फ़ौरन से फ़ोन रिसीव किया, जिससे कि उधर की आवाज़ सुनकर उसने कहा, आई एम कमिंग। यह कह कर के कॉल कट कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसका जाना वहाँ ज़रूरी था और वह अपनी जगह किसी और को भी भेज सकता था,
पहले तो वह जाना नहीं चाहता था आशी की वजह से, फिर उसने सोचा कि जाना चाहिए और पैकिंग करके कुछ देर में ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया, क्योंकि जाना भी बहुत ज़रूरी था। सब लोग जान चुके थे कि अर्नव किस लिए गया। बस अब सब ने बिना किसी सवाल के डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। आशी आज बहुत ज़्यादा ही उदास हो गई थी। वह अर्नव के बारे में ही सोच रही थी। उसके पास तो अभी तक फ़ोन भी नहीं था। अर्नव ने इसका ध्यान भी नहीं आया था कि आशी को एक फ़ोन दे दे। वह फ़ोन करना चाहती थी, अर्नव से बात करना चाहती थी, पर वह क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह मधु के पास गई और कहने लगी, मधु, क्या मैं आपकी फ़ोन यूज कर सकती हूँ? मधु इस वक्त अपने फ्रेंड ग्रुप में चैट कर रही थी। आशी से कहने लगी, आशी बस थोड़ी देर रुक जाइए ना। आशी मधु के कहने पर सोफे पर बैठ गई और मधु के फ़ोन देने का इंतज़ार करने लगी। पर मधु जब अपने दोस्तों से चैट करती तो बहुत लंबी बातें हुआ करती थी और यह देख कर के आशी और ज़्यादा उदास हो रही थी। मधु भी आशी को एक नज़र देखी और कहने लगी, मुझे पता है आप भाई को मिस कर रही हैं ना और भाई से बात करना चाहती हैं, पर भाई मुझे मैसेज किए थे, अभी वह मीटिंग में है और मीटिंग में जब होते हैं तो वह बात नहीं करते हैं, तो आप रिलैक्स करिए। उन्होंने ही कहा है कि मैं बता दूँ आपको, तो टेंशन मत लीजिए और सो जाइए। आशी मुँह बनाते हुए कहने लगी, मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी, मैं यहीं सोऊंगी। इतना सुनकर मधु कहने लगी, अच्छा पापा ठीक है, आ जाइए, आप मेरे साथ ही मेरे बेड पर सो जाइए। और आशी का हाथ पकड़ के अपने बेड पर सोने के लिए कहती है। आशी उसके साथ सो जाती है। अगले दिन आशी तैयार होकर के नीचे आती है तो सब इधर से उधर कामों में लगे हुए थे। कोई फूल लेकर जा रहा था तो कोई लाइट लगा रहा था। आशी सरोजनी जी के पास गई तो देखती है कि सरोजनी जी दो सर्वेंट को बता रही थी कि शाम के लिए क्या क्या बनाना है। आशी, दादी माँ आज कुछ है क्या? इतनी सारी तैयारियाँ क्यों हो रही है? आशी की आवाज़ सुनकर के सरोजनी जी उन दोनों सर्वेंट को जाने के लिए बोलकर आशी को देखकर कहने लगी, आप यहाँ हमारे पास बैठिए, हम आपको बताते हैं। आशी सरोजनी जी की बात मान करके उनके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। सरोजनी जी, आज घर में पार्टी है इसीलिए तैयारी हो रही है। आशी कंफ्यूज होकर के, पर आज क्या है? आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है और ना ही किसी का बर्थडे है। तभी वह बोलते बोलते रुक गई। सरोजनी जी आशी को रुकते हुए देख कर के मुस्कुराते हुए, याद आ गया। आशी अपने सिर पर थपथपाने लगी और बोली, हाँ, हम कैसे भूल गए इतनी बड़ी बात? वह हैरान होकर के बोली, आज तो मधु का बर्थडे है। फिर सरोजनी जी को देखकर कहने लगी, दादी माँ, उन्हें पता तो नहीं है ना कि हम भूल गए हैं? वह हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। हमने उन्हें अभी तक विश नहीं किया है, जबकि मैं तो उन्हीं के कमरे में सो रही थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें कल तो याद था, आज कैसे भूल गई? हम सच में भुलक्कड़ हैं। वह यह सब बातें एक सांस में ही बोली जा रही थी। सरोजनी जी उन्हें रोकते हुए, आशी पहले आप शांत तो हो जाइए, सांस तो ले लीजिए। आशी, पर दादी माँ, सरोजनी जी बीच में ही बोली, हमने कहा पहले आप शांत हो जाइए। सरोजनी जी के कहने पर आशी शांत होकर के बैठ गई। आशी को शांत देख कर के सरोजनी जी ने कहा, पहली बात, मधु अभी तक सो रही होगी। आपको पता है ना कि आज कॉलेज की छुट्टी है। सरोजनी जी की बात सुन कर के कि मधु अभी तक सो रही है, आशी को चैन की सांस आई। आशी दांतों तले से जीभ दबाते हुए, अरे हम तो भूल ही गए कि आज छुट्टी है और छुट्टी के दिन मधु लेट उठती हैं। उसने सीने पर हाथ रखते हुए, हम बच गए। अगर मधु को पता चला तो वह हमसे नाराज़ हो जाती कि हम उनका बर्थडे भूल गए। फिर सरोजनी जी को देखकर कहने लगी, दादी माँ प्लीज़ आप उन्हें बताइएगा मत। सरोजनी जी हंसते हुए कहने लगी, हम नहीं बताएंगे। और आशी के गाल को प्यार से छूकर, आप भी ना छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती हैं, और वहाँ से बाकी के काम देखने चली गई। आशी सोफे से उठते हुए अपने आप में बातें करते हुए बोली, चलो आशी मधु को विश करते हैं। फिर वह उठकर मधु के कमरे में गई। कमरे में मधु अभी तक आराम से सो रही थी। आशी उसके पास जाकर के उसके साइड में बेड पर बैठ गई
उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट जान। किसी की आवाज़ और स्पर्श फील करके मधु ने अपनी आंखें खोली तो आसी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। मधु उठकर बैठ गई और आसी को गले लगाकर बोली, थैंक यू आसी मेरी जान। नहीं नहीं, मैं तो गलत ही बोल दी माय डियर भाभी। इतना सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या मधु, आप भी ना, आज आपका बर्थडे है और आप इस तरह से मजाक करना नहीं बंद करेंगी। लगता है मुझे भी आपके लिए कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा। इतना सुनकर ये मधु उसके गले लगे हुए बोली, आपको पता है आसी, भाई भी ऐसे ही मुझे विश करते हैं। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पापा मम्मी के जाने के बाद एक भाई ही तो हैं जिन्होंने मुझे बहन नहीं बेटी माना करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने हमें हमारी सारी खुशी को आगे रखा। कभी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं हुई। पापा के जाने के बाद दादाजी ऑफिस देखते थे और दादी माँ भी उनकी मदद करती थी। तब भाई मेरे साथ खेलते थे, मेरी सारी गलती को बिना कुछ कहे अपने ऊपर ले लेते थे। यह बोलते हुए उसकी आंखों में नमी थी। आसी मधु से अलग होकर देखती है तो मधु की आंखों में आंसू था जो कि अब गाल पर लुढ़क गया था। आसी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, कोई बात नहीं है, हम तो है ना। उसके मूड को चेंज करने के लिए कही, चलो अब उठकर तैयार हो जाओ। आशी से मुंह बना करके बोली, कोई अपने बर्थडे के दिन ऐसे रोता है क्या। मधु आशी को मुंह बनाते हुए देख करके मुस्कुराकर उसे गले से लगाकर वॉशरूम में चली जाती है। मधु के जाने के बाद आशी अपने आप से अर्नव को याद करते हुए बोली, आप जैसे भी हैं, आप अपनी बहन और अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं और मुझे भी। अब तक तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझ चुकी हूँ। काश आप आज यहाँ होते तो मधु कितनी खुश होती। आज वह आपको बहुत मिस कर रही है। यह सोचकर आशी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद सब नाश्ता करते हैं। आशी और मधु को पार्लर लेकर चली गई। आज बहुत बड़ी पार्टी थी भाई, जिसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मधु होने वाली थी। इसके लिए तो थोड़ा बहुत तो तैयार होना बनता है ना। ऐसे ही शाम हो गई, तैयारी हो चुकी थी। धीरे धीरे गेस्ट भी आने लगे। किशोर जी और सरोजनी जी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। तभी आशी मधु को लेकर के नीचे पार्टी में आई। मधु ने अपना पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था और बालों का बन बनाकर चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए हुए थी। आज वह अपने नाम की तरह ही बिल्कुल स्वीट लग रही थी। वहीं आशी ने रेड कलर का गाउन और खुले बाल, कानों में इयररिंग्स और हल्के मेकअप के साथ बहुत ही ज़्यादा भला की खूबसूरत लग रही थी। दोनों नीचे हॉल में आ गए। तब तक सारे गेस्ट आ चुके थे। मधु और आशी अपने दोस्तों से बात करने लगे थे। देखते ही देखते केक कट करने का टाइम हो गया। सरोजनी जी कहने लगी, चलो बेटा केक कट करते हैं। मधु हाँ में गर्दन हिलाकर हॉल के बीच में चलकर केक के सामने खड़ी हो गई, पर उसका ध्यान दरवाजे की तरफ था, जैसे कि वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। इंतज़ार तो वह इस वक्त आशी भी कर रही थी, क्योंकि आशी इस पार्टी में ऐसा लुक, इस तरह से तैयार होना, वह तो सिर्फ अर्नव के लिए ही था। पर अर्नव यहाँ था ही नहीं। वह अंदर से बहुत ज़्यादा ही उदास थी, पर उसके चेहरे पर स्माइल थी, वह भी सबको दिखाने के लिए। यह बात किशोर जी, सरोजनी जी और मधु समझ रहे थे, पर मधु अर्नव का वेट कर रही थी। आज वह सुबह से ही यही सोच रही थी कि आज अर्नव भाई आ जाएं। किशोर जी के बोलने से मधु का ध्यान दरवाजे से हट करके किशोर जी पर गया। किशोर जी कहने लगे, बेटा कट करो, सब वेट कर रहे हैं। मधु उनकी बात सुन कर के हाँ बोलते हुए केक कट करने ही वाली थी कि तभी सारी लाइट ऑफ हो गई और स्पॉट लाइट जल गई। उसके नीचे एक लड़का खड़ा था। सब उसको देखने लगे, पर किसी को उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ उसकी बॉडी दिख रही थी। सब जानने के लिए डेस्परेट हो रहे थे कि आखिर यह है कौन। वही किशोर जी और सरोजनी जी स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने कौन है, क्योंकि आने से पहले अर्नव सरोजनी जी को कॉल करके बता चुका था कि वह आ रहा है, पर वह कुछ बोल नहीं रहे थे। वह लड़का जैसे ही चलकर सबके सामने आया तो
मधु पहले तो हैरान हो गई, फिर खुश होकर दौड़कर उसके गले लग गई। यह कोई और नहीं बल्कि अर्णव था। अब सारी लाइट ऑन हो गई। आशी भी दौड़कर अर्णव से गले मिलना चाहती थी, पर सब लोग वहाँ मौजूद थे, इसीलिए खुद के पैरों को कंट्रोल कर ली और वह दूर से ही अर्णव को देख रही थी। अर्णव भी मधु को अपने गले से लगा लिया। मधु शिकायत करते हुए कहने लगी, आप बहुत बुरे हो भाई, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। अगर आज आप नहीं आते तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करती, और रोने लगी थी। अर्णव मधु के बालों को सहलाते हुए बोला, मधु शांत हो जाओ, देखो अब मैं आ गया हूँ ना। फिर स्माइल करते हुए, अगर तुम ज़्यादा रोई ना तो सब कहेंगे बर्थडे गर्ल नहीं रोंदू गर्ल। मधु अर्णव की बात सुन कर के उससे अलग होकर के बोली, मैं कोई रोंदू नहीं हूँ। सब उनको ही देख रहे थे। उनकी बातें सुन कर के सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इस पार्टी में मौजूद हर इंसान यह बात जानता था कि अर्णव खुराना की जान और कमजोरी है, तो वह सिर्फ मधु खुराना थी। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने दादाजी और दादी माँ से प्यार नहीं करता। वह उनसे भी प्यार करता था, और अब तो आशी भी आ गई थी और उसे तो जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। इसका फ़ायदा अर्णव के दुश्मन उसे कमज़ोर करने की कोशिश करने के लिए करते हैं, पर अर्णव के रहते कभी नहीं कर सकते। अर्णव और मधु एक दूसरे को गले लगा कर के खड़े थे। अर्णव उसे रोंदू बोलने पर उससे अलग होकर गुस्से से बोली, मैं रोंदू नहीं हूँ, आपकी वजह से मैं रोई। अभी भी उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अर्णव प्यार से, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगा, मुझे पता है, तभी तो मैं आ गया ना, और आपको पता है ना मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। इस अर्णव को देखकर वहाँ खड़े बड़े बड़े बिजनेसमैन शॉक्ड थे। उन्होंने सुना तो था कि मधु खुराना अर्णव खुराना की जान है, पर उन्हें यकीन नहीं था कि कैसे आज ये सब देखकर उन्हें यकीन हो गया। वही कुछ बिजनेसमैन खुश थे कि उनके बच्चे मधु के दोस्त हैं, तो उन्हें अर्णव खुराना के गुड बुक्स में रहने का मौका मिल सकता है। तो कुछ अफसोस कर रहे थे। अर्णव कहने लगा, चलो स्माइल करो। मधु स्माइल करने लगी। आशी भी अर्णव का यह सब देखकर हैरान थी। जब सरोजनी जी ने आशी को हैरान देखा, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या हुआ है आशी, मुझे पता है कि आप भी अर्णव को बहुत मिस की हैं और अर्णव के लिए उदास भी थी। अब आप भी जाइए अर्णव के पास मिल लीजिए अपने होने वाले हस्बैंड से। इतना सुनकर आशी पूरी तरह से शर्मा गई। सरोजनी जी आशी को शर्माते हुए देखकर वह भी स्माइल करने लगी। अभी सरोजनी जी आशी से बात कर ही रही थी। सरोजनी जी कहने लगी, कोई बात नहीं है बेटा, घर के बाहर सबको लगता है कि अर्णव कितना खड़ूस अकड़ू और किसी किसी को तो वह पागल भी लगता है, पर ऐसा है नहीं। बस वह अपने दिल की बात किसी को बताते नहीं हैं, ऐसा ही है वह। यह बोलकर सरोजनी जी भी अर्णव को देखने लगी। आशी भी अर्णव को देखने लगी, जो कि मधु से बात कर रहा था। सरोजनी जी कहने लगी, वह हमेशा मधु के लिए ही जिए हैं, तो कभी हमारे लिए। वह अपने लिए तो कभी जिए ही नहीं हैं। मधु जो सोचे और उनके बोलने से पहले ही अर्णव उनके सामने हाजिर कर देते थे। हमें अर्णव के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिल गई है कि वह अपने आप को भूलने लगे। शायद यही वजह था कि आज वह ऐसा बन गए। वह बोलते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। वह अपने आप को संभाल कर और कहने लगी, बेटा मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जो भी अर्णव चाहे आप उनकी बातों को समझिएगा, उनके दिल को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुँचाइएगा। आशी यह सब चुपचाप सुन रही थी और कहने लगी, दादी माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अर्णव की खुशी मेरी खुशी से भी बढ़कर है। मैं कभी भी उन्हें सैड नहीं होने दूँगी। इतना सुन कर के वह अर्णव के पास चली गई। अपने पीछे आशी के मन में जो सवाल थे वह छोड़ गई। आशी सोचने लगी, अर्णव सच में वैसे थे। मेरे आने से पहले
इतने बदल गए। पर अभी वह इतना सोच ही रही थी कि इतने में उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान आकर हाय बोला। आशी उस आदमी को देख कर के पूरा हैरान हो गई। वह तो उसको पहचानती तक नहीं थी, पर फिर भी उसने भी उसे हेलो बोली। आशी, वह बोलने लगा, आप आशी हो ना? यह सुनकर के आशी पूरा हैरान हो गई और डर भी गई थी कि कहीं इसे मेरे अंकल आंटी ने तो नहीं भेजा है ना, या फिर इसकी भी नज़रें मेरे ऊपर ख़राब तो नहीं हो गई है। यह सोच कर के आशी इस वक्त डरने लगी और उसे बात करने में बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी। तब तक अर्नव की नज़र इधर उधर भटक रही थी और उसकी नज़र आशी को ढूंढ रही थी। उधर सरोजनी जी कहने लगी, अर्नव बेटा, आशी बहुत ज़्यादा ही उदास है, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अर्नव कहने लगा, दादी माँ, मैं तो बस उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। सरोजनी जी कहने लगी, देखिए वहाँ पर खड़ी है, लेकिन वह अजय के सामने। अजय यहाँ कैसे? अर्नव बोला, दादी माँ, अजय मेरे साथ आया है, मैं ही उसे अपने साथ लेकर आया। अच्छा जी। सरोजनी जी कहने लगी, मतलब कि अजय को भी तुमने बता दिया? अर्नव सरोजनी जी को गले लगाते हुए कहने लगा, दादी माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैं आशी से कितना प्यार करने लगा हूँ और उनका प्यार मेरे फेस पर झलकता है। और अजय मेरा बचपन का यार है, तो जाहिर सी बात है कि वह मुझे देखकर ही समझ गया कि मैं किसी के प्यार में पड़ चुका हूँ, मतलब कि पूरे के पूरे बिगड़ चुका हूँ। इतना सुनकर सरोजनी जी प्यार से अर्नव को सर पर हाथ फेरती हैं और कहने लगी, चलिए जाकर के अपने प्यार को समझाइए। वह अजय से बहुत ज़्यादा ही घबरा रही हैं। यह देख कर के अर्नव पूरा हैरान था कि सच में आशी के चेहरे पर बहुत घबराहट थी। यह देख कर के वह आशी के करीब गया और कहने लगा, हेलो माई जान, कैसी हैं आप? आशी अभी अजय के सवालों का जवाब दे या ना दे यह सोचे जा रही थी कि इतने में अर्नव उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे बड़े प्यार से देखने लगा। अजय भी इस वक्त आशी को ही देख रहा था। तभी अर्नव कहने लगा, अजय तुम भी ना इस तरह से घूर कर मत देख यार, मेरी जान है, तुमसे डर रही है। इतना कह करके आशी को गले लगा लिया। आशी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी और घबरा भी रही थी। अर्नव उसे कैसे सबके सामने गले से लगा लिया। वह अर्नव से दूर हुई और उसके चेहरे को देखने लगी। यह जानकर अर्नव की आशी उसे सवाल करना चाहती है कि यह इंसान कौन है। वह कहने लगा, आशी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरा बचपन का दोस्त है, अजय सिंह। यह सुनकर के आशी का घबराहट थोड़ी कम हो गई और अर्नव उसके साथ था, उसके हाथ को थाम लिया था। तो फिर अब आशी को डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पर वह अजय को तो कुछ और ही समझ रही थी। अजय कहने लगा, अब तो आप मुझे पहचान गई ना, तो आप बताइए आप ही आशी हैं? आशी अजय की तरफ देखकर कहने लगी, जी हाँ। अजय कहने लगा, मेरे दोस्त की तो चॉइस बहुत ही लाजवाब है, आप सच में बहुत ही खूबसूरत हैं और जितनी खूबसूरत हैं उतनी आप दिल की भी अच्छी हैं। आशी कहने लगी, 1 मिनट की मुलाकात में आपने इतना सब कुछ पता कर लिया मेरे बारे में? अर्नव यह सुनकर के स्माइल करने लगा और अजय की तरफ देखकर कहने लगा, आप बोल, क्या बोलना चाह रहे हो? अजय इस वक्त शांत हो गया था और कहने लगा, अर्नव मेरा भाई, बहुत ही लकी है कि तुम्हें आशी जैसी वाइफ मिलने वाली है और मेरी भाभी। इतना सुनकर आशी शर्मा गई और वहाँ से जाने लगी, पर अर्नव उसका हाथ थाम लिया और कहने लगा, क्या हुआ आशी जी, आप क्यों जाने लगी? आशी पीछे मुड़कर अर्नव को देखी और कहने लगी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इतना कहकर अर्नव से अपना हाथ छुड़ाकर मधु के पास चली गई। अर्नव 1 सेकंड के लिए सोच में पड़ गया और कहने लगा, अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतना गुस्सा? तभी अजय कहने लगा, क्योंकि भाभी को तुमने बताया ही नहीं कि तुम उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। अर्नव बोला, अजय मेरे भाई, तुमने तो क्या सोच रखा है सच में, इसीलिए मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा देखना, ऐसे ही मुझसे दूर दूर भागती रहती हैं और मेरी जान निकलती रहती है। पता नहीं मुझसे क्यों इतनी दूरियां रखनी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। इतना मुझसे दूर क्यों भागती हैं? मैं जब भी उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ, यह मुझसे दूर चली जाती हैं
और आज तो क्या खूब लग रही है। आशी मधु के साथ में बातें कर रही थी और अर्नव सिर्फ और सिर्फ आशी को ही घूरे जा रहा था। वह देखकर उसे खुश आ गया था क्योंकि आशी आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। पर अर्नव भी तो कम नहीं था ना, वह भी इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लेजर में था और काफ़ी ज़्यादा ही कूल लग रहा था बंदा। अजय जो उसके साथ खड़ा था वह कहने लगा, सच में भाई आशी जी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। आखिर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें इतनी समझने वाली और प्यार करने वाली लड़की मिल ही गई। मुझे तो लगा कि तुम्हें कोई पसंद आएगा ही नहीं। अर्नव अभी भी आशी को ही नज़र भर कर देखे जा रहा था। कहने लगा, भाई आशी से अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती है। आशी मेरी ज़िंदगी की पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं आशी के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। देखना वो कैसे कैसे करके मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पर मैं पास जाऊँगा तो मुझसे दूर भागती हैं। समझ में नहीं आता है यार, मैं क्या करूँ। अजय जो कि आशी के बारे में सब कुछ जान चुका था क्योंकि अर्नव ने अजय को सब कुछ बता दिया था, और बताए भी क्यों ना, वह उसके बचपन का दोस्त जो था, दोस्त कम भाई जैसे थे। वह कहने लगा, अभी आशी भाभी को वक्त दो, थोड़ा उन्हें समझने दो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। इतना सुनकर के अर्नव कहने लगा, यही तो सबसे बड़ी बात है यार, मुझसे कंट्रोल होता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने दिल की बात एक एक करके आशी जी को बताता रहूँ, पर वह है कि मेरे पास टिकती ही नहीं है। अभी सब बातें कर ही रहे थे और अर्नव बस आशी को ही देखे जा रहा था और वह मन ही मन बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था कि तभी किशोर जी कहने लगे, अब बस भी कर दिए, चलिए केक कट करते हैं। फिर मधु केक कट कर रही थी। सबसे पहले अर्नव को खिलाती है और फिर सरोजनी जी को और किशोर जी को, उसके बाद आशी को, और अजय भी साथ में था और अजय को भी। अर्नव मधु के सामने आते हुए कहने लगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। मधु खुशी से अर्नव को देखकर कहने लगी, वादा। सब मधु की बात सुनकर के हैरान हो रहे थे। वह सोच रहे थे कि शायद वह महंगी चीज़ मांगेगी, पर वे ये नहीं जानते थे कि मधु चीज़ों में नहीं इमोशन को मानती है। अर्नव भी हैरान हो गया पर सो नहीं किया और वह कहने लगा, वादा। मधु, हाँ वादा। वादा आप कीजिए कि हम आपसे जब भी वो चीज़ मांगेंगे आप हमें मना नहीं करेंगे। अर्नव कहने लगा, यह भी कोई बोलने वाली बात है, इसके लिए प्रॉमिस करने की क्या ज़रूरत है। मधु बीच में ही बोलने लगी, बस वादा कीजिए। अर्नव हार मानकर ओके बोल दिया। फिर वह आशी को देखकर कहने लगी, आप हमें कुछ नहीं देंगी। आशी मुस्कुराकर, बोलिए क्या चाहिए आपको। मधु स्माइल करते हुए, वह हम समय आने पर मांग लेंगे। मधु की बात सुनकर के आशी हंस पड़ी और कहने लगी, ओके मधु। उसके गले लग गई। तभी उसके हाथ का केक आशी के ड्रेस पर लग जाता है। मधु घबरा कर कहने लगी, सॉरी आशी। आशी स्माइल करते हुए, कोई बात नहीं, हम अभी आते हैं साफ़ करके, और अपने कमरे में चली जाती है। अर्नव ने आज आशी और मधु की बॉन्डिंग देखी थी, वह भी बहुत खुश हो रहा था। आशी अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वह बाहर आई तो अर्नव को अपने रूम में देख कर के हैरान थी। अर्नव आशी को देख कर के उसके पास आ गया। अर्नव को अपने पास आते देख कर के आशी कुछ बोलने वाली थी, तभी अर्नव आशी को देखते हुए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आशी अर्नव का जेंटल बिहेवियर देख कर के हैरान थी। वह उसके पास और आकर उसे देखने लगा और दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे। आशी अर्नव को इतने पास देखकर तो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी। वह अर्नव को ही देखे जा रही थी। आज उसने पहली बार अर्नव से गुस्सा थी और गुस्से में वह काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। अर्नव मन में सोचे जा रहा था, यार ये कितनी खूबसूरत लग रही है, गुस्से में भी मैं तो सच में मर जावा। अब समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उधर आशी भी यही सोचे जा रही थी, मुझे अर्नव को परेशान नहीं करना चाहिए। आशी को अपने सोच में गुम देख कर के कहने लगा, आशी जी। अर्नव की आवाज़ से आशी होश में आई और अर्नव से बोली, हाँ क्या बात है। अर्नव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आशी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं आपको बता नहीं पाया, प्लीज़ ना, मैं कान पकड़ता हूँ। आप जो भी पनिश करेंगी मैं मान लूँगा। आप प्लीज़ मुझे बताइए तो सही, क्या करूँ? उठक बैठक लगाऊँ कान पकड़ के, या फिर उल्टे टंग जाऊँ, या फिर बंदर की तरह छलांग मारूं? यह सारी बातें अर्नव की सुनकर आसी हंस पड़ी और उसकी हंसी देखकर अर्नव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वह आसी को गले से लगा लिया। आसी भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी, जाइए, आपको जहाँ जाना है। फिर से मेरे को आकर इस तरह से परेशान मत कीजिए। इतनी जल्दी जल्दी जाना ही है तो फिर मुझे मनाना क्यों है? जाइए, आपका काम बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप किसी और को भी तो भेज सकते थे ना, पर नहीं। अर्नव अपने हाथों में आसी के फेस को अच्छे से पकड़ कर कहने लगा, बच्चा, मैं जाना तो नहीं चाहता था, मैं तो किसी और को ही भेजने वाला था, पर अजय आया था और उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे बिना नहीं कंप्लीट होता, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। बात ज़रूरी थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, और अगर नहीं जाता तो अजय बुरा मान जाता। वह मेरा बचपन का दोस्त है, पर मेरे भाई से भी बढ़कर है, और आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और तो क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? अर्नव यह आवाज़ सुनकर आशी को और अपने सीने से लगा लिया और खुद में ही छिपा लिया। तो चलिए, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लड़की बहुत ज़्यादा ही डरी सहमी कमरे में रो रही थी और उसकी माँ उसे डांट रही थी, आज के बाद इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आदित्य, इसे कह दो कि इसके साथ जो चाहे सलूक करे, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसने शादी वाले दिन हवेली से भागकर साबित कर दी कि जो वर्षों पहले मैंने जो गलती की थी, उसी गलती को इसने दोहरा दिया है दोबारा। मैं इसकी अच्छी परवरिश करके अपनी इज्जत, अपने ऊपर दाग लगे हुए को मिटाती रही, और यह दाग फिर से उभर आया है। वह जल्दी से अपने माँ की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी माँ बोली, खबरदार जो मेरे करीब भी आई तो दूर ही रहो मुझसे। रमा जी ने मौके की नजाकत को देखते हुए फ़ौरन से इशिता के चेहरे पर घूंघट कर दी और बाहर ले आई, जहां सारे रिश्तेदार मौजूद थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी खराब तबीयत का बहाना बनाकर शादी की जल्दबाजी कर दी गई थी, और फिर जल्दबाजी में ही उन दोनों की शादी करवा दी गई थी। मेहमानों को कहा गया कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे जल्दी से रस्म करवाए गए और आदित्य के कमरे में उस लड़की को पहुंचा दिया गया, जहां की आदित्य की सुहागरात की सेज सजी हुई थी, और उसे सजी हुई सेज को देखकर इशिता के रोंगटे खड़े हो चुके थे, जिससे कि बचने के लिए उसने हवेली से भाग चुकी थी, फिर भी उसी की कैद में आ गई थी। एक बार वह फिर से डर के मारे कांपने लगी थी। वह कमरे में बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी, और इशिता इस वक्त कहीं और खो चुकी थी, और वह अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी, जो कि उसके साथ घटा था और उसकी माँ के साथ। उसकी माँ इस घर की कुछ भी नहीं लगती थी, फिर भी वह इस घर के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखती थी, क्योंकि जब इस बंगले के मालिक जो कि प्रशांत सिंह थे, जो कि उमा सिंह के पिता का नाम प्रशांत सिंह था, बात उस वक्त की है जब उमा सिंह की शादी हो चुका था रमा देवी से। उमा सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह की पत्नी की कजन साथ में ही रहती थी। उनकी कजन सिस्टर की फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, उनका एक्सीडेंट हो चुका था, इसीलिए वह उन्हीं के साथ रहती थी। प्रशांत सिंह गांव के जाने माने रईस कहलाते थे। उनके पास घर, जमीन, जायदाद, बंगले सब कुछ बहुत ज़्यादा ही थे, इसीलिए लोग उनको गांव में बहुत आदर सम्मान दिया करते थे। वह सबकी मदद भी किया करते थे। वह बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान थे। वह अपने दोनों बच्चों की शादी कर चुके थे, तब उन्हें भी सरोजनी की बहुत फिक्र होती थी। वह सरोजनी को अपनी बेटी जैसा मानते थे। सरोजनी की भी शादी तय कर चुके
चुके थे। 10 दिन बाद ही उसकी बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले ही सरोजनी घर से भागकर शादी कर ली थी, वह भी गांव के किसी लड़के के साथ में। प्रशांत सिंह आंखें बंद करे अपने कमरे में पड़े हुए सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ में सरोजनी को भी बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी पत्नी दोनों बच्चों के बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। बच्चों के बचपन में उनकी दादी जिंदा थी, लेकिन जैसे ही प्रशांत, धर्मेंद्र और सरोजनी बड़े हुए थे तो प्रशांत की पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई थी और तब से उन्होंने खुद ही बच्चों का पालन पोषण किया था। उन्होंने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी भी नहीं किए थे। उमा सिंह की भी शादी किए हुए 5 साल बीत चुके थे। सरोजनी, जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी, और उसकी भी शादी होने वाली थी। उमा की शादी के 5 साल बाद भी उन्हें कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन रमा अभी से उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसकी गोद जरूर भर जाएगी, और ऐसा ही हुआ। 8 साल बाद एक बच्चा हुआ जिसका नाम आदित्य था। बुढ़ापे में दोनों बच्चे की तरफ से प्रशांत सिंह को दर्द ही मिला था, और यही बात उनके दिल पर गहरी चोट कर गई थी। धर्मेंद्र सिंह की कोई भी औलाद नहीं हुई, और इस वजह से प्रशांत सिंह बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद हुआ करते थे, और सरोजनी उनकी इज्जत को रौंद कर चली गई थी। आखिर उनकी लड़की नहीं थी, और वह शादी करके जब घर आई तो प्रशांत सिंह जी उसे घर से निकाल दिए और बोले, जाओ यहाँ से, आज से कभी भी घर मत आना। लेकिन वह शहर चली गई और वहीं रहने लगी थी। सब लोगों ने उसे उनकी ही बेटी मानते थे। वह अपने कमरे में चुपचाप लेटे हुए थे। जब नन्हा सा आदित्य कमरे में दाखिल हुआ था, दादाजी उसकी मासूम सी आवाज़ से, उन्हें उस मासूम से इस शब्द में क्या जादू था कि प्रशांत सिंह का दिल उस मासूम के लिए तड़पा था। उन्हें एक नया एहसास मिला था। वह खुद को उसे बाहों में भरने से रोक न सके। इससे पहले कि आदित्य उनके करीब आता, वह प्यार तो करते थे, लेकिन उसे हिसाब से नहीं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही वह टूट चुके थे। इंसानों के साथ भी घुल मिल जाता है। अगर प्यार से कोई भी बात करे तो प्रशांत जी की तरफ भी आदित्य अपने कदम बढ़ाता था। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर आदित्य को अपने करीब बुलाए थे। इस वक्त उन्होंने दिल में फैसला किया था कि सरोजनी के लिए उनके दिल में बेतहाशा नफरत और गुस्सा करने लगे थे। उन्होंने इसी वक्त वसीयत तैयार किए थे जिस समय उन्होंने सारी दौलत, सारी जायदाद, यह हवेली सब आदित्य के नाम कर दिए थे। यह उनका जज्बात में उठाया गया फैसला था, जो उन्होंने सरोजनी के द्वारा दी गई बदनामी के दर्द को सहकर उठाया था। और उसी रात प्रशांत जी गहरी नींद में सो गए थे। ऐसा सोए कि वह फिर कभी उठ नहीं पाए, दुनिया वालों के सामने नहीं रह सके थे। इसीलिए मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत अपने वकील तक पहुंचा दिए थे। जब प्रशांत जी के मरने के बाद वह वसीयत उमा सिंह को मिली थी तो वह हैरान रह गए थे। कहाँ तो वह आदित्य को पोता मानते थे, लेकिन वह धर्मेंद्र को कुछ भी नहीं दिए थे। इसका मतलब क्या था? वह मन में सोचने लगे कि धर्मेंद्र भी तो मेरा ही भाई है। उधर जब सरोजनी को पता चला कि यह खबर की, उसके मुंह बोले पापा ने सारी दौलत एक ही बच्चे के नाम कर दी है, तो वह गुस्से से लाल हो चुकी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल हवेली में उसका जाना उसके लिए सही नहीं था। वह इस दलदल में फंस चुकी थी कि वह जिससे शादी की थी उसका पति बहुत ज़्यादा ही शराबी था, और वह उसके साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपनी ज़िंदगी नरक में झोंक चुकी है। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा ही दुखी थी, और इस वक्त वह ऐसा आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि हवेली में उसे हर सुख सुविधा मिलती थी जिसकी वह आदी हो चुकी थी। अब वह यह चाहती थी कि वह हवेली जाए और वहां से अपने हिस्से का जायदाद ले ले, जबकि वह सरोजनी उनकी बेटी भी नहीं, लेकिन वह तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। इसीलिए बाप के मरने पर भी वह हवेली नहीं आई थी, और फिर अपने बाप के मरने के 4 साल बाद सरोजनी हवेली आई थी। उसकी गोद में एक छोटी सी 4 साल की बच्ची थी, जो उसने अपने मुँह बोले भाई उमा सिंह की गोद में डाल दी थी, और रोते हुए भाई के कदमों में बैठ गई। भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैं इस घर की दहलीज को लांघ करके चली गई थी, लेकिन अब मैं वह गलती पर शर्मिंदा हूँ। आप लोगों से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरी बच्ची को अपनी छत्र छाया में ले लीजिए, अपने आदित्य के लिए उसके नाम कर लीजिए। बड़े होने के बाद इसे अपने आदित्य की दुल्हन बना लेना। मैं अपनी इशिता को अब अनजान और गैर लोगों में रखने
रखना नहीं चाहती, क्योंकि दामोदर से शादी करके मैं जान ली है कि यह दुनिया बहुत ही बेईमान होती है। किसी पर विश्वास करना बहुत बड़ी गलती होती है। जबकि उमा सिंह सरोजनी की बात सुनकर हैरान हुए थे। वह नहीं चाहते थे कि सरोजनी सिर्फ यह दौलत वापस हथियाना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी आदित्य के साथ करना चाहती थी। रमा जी एक दरिया दिल की औरत थी। उन्होंने अपने पति को सरोजनी के लिए मना लिया था और वह भी राजी हो चुके थे। हाँ, दोनों बड़े होने पर बच्चों की शादी कर दी जाएगी। सरोजनी ये सुनकर के बहुत खुश हुई थी। ऐसे ही वक्त बीतते गए और जब 18 साल के एक लंबे समय गुजर गया तो आदित्य शहर का एक जाना माना डॉक्टर बन गया था। आज भी वह घर लेट आया था, जिस पर उसकी मां नाराज थी। 27 साल का वह डॉक्टर आदित्य सिंह मर्दाना बॉडी और आज़ाद ख्यालात के भरपूर जवान मर्द, बेइंतहा का जिद्दी, मगरूर और एटीट्यूड का भरा था, पर दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। लेकिन माँ से उतनी ही मोहब्बत करने वाला लड़का था और उन पर जान निछावर करने वाला था। वह आया और अपनी माँ से बोला, सॉरी माँ, आज किसी केस में फंस गया था, उन्हें रिसीव करने जा रहा था बेटा, लेकिन तुम भूल गए हो। वह पता भी है तुम्हारी सरोजनी आंटी जवान बेटी के साथ अकेली शहर से गाँव आ रही है, कोई हादसा भी हो सकता है। उनकी बात पर आदित्य गुस्से में बोला कि जवान बेटी को गांव लाने की ज़रूरत क्या थी, जिस पर रमा जी ने उसके गुस्से को शांत करते हुए कहा, हाँ, मैंने सरोजनी से कहा कि आदित्य शहर से वापस आते ही ले आएगा, पर वह तो आ गई। रमा जी आदित्य को भेजती ही रही थी कि उन्हें लेकर आओ। उनको चैन नहीं आता था। वह भी बहुत प्यार से उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। माँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई न? अब की बार घड़ी पर वक्त देखते हुए अंदाज में पूछा था। नहीं, वह एक लड़का है ना, नया मिल गया है, रास्ते में वही लेकर आया है। उन्हें हवेली तक बड़ा समझदार था और बहुत ही शरीफ बच्चा था, भोला। उनके घर की पुरानी नौकर का बेटा था जो कि शहर जाकर पढ़ता था, रोजाना शहर आना जाना था। भोला ने आदित्य की दोस्ती भी अच्छी खासी थी। वह वाकई एक शरीफ इंसान था। चलिए ठीक है, मैं रेस्ट कर लूँ, काफ़ी थक गया हूँ। मोबाइल पर मैसेज आते देखा, वह उठा था। खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर सोना, रमा ने मोहब्बत भरी आवाज़ से कही। आदित्य बोला, नहीं, भूख नहीं है मम्मी, आप सो जाइए। वह उन्हें गुड नाइट कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। कितना वेट करो आदित्य, और कॉल पिक कर लो। उर्वशी का मैसेज पढ़ते हुए उसकी आई कॉल को देखकर मुस्कुराया। कॉल उठाया और यस कहता हुआ वह एक इंसानी से पूरी तरह से टकरा गया। मोबाइल को छोड़कर वह अपने साथ टकराए हुए उस इंसान को गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचाया। सीने से लग गया। टकराव इतनी जोर का था और अचानक था कि इशिता का माथा भी झंझना गया था। वह 18 साल की खूबसूरत नैन नक्श वाली इशिता इस टकराव पर पूरी तरह से हड़बड़ा गई थी, जबकि आदित्य सिंह ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे घूरा। आगे बढ़कर नीचे गिरा हुआ अपना फ़ोन उठाया, जो कि अब बंद हो चुका था और मोबाइल पर अच्छा खासा स्क्रैच भी पड़ा था। तुम अंधी हो जो दिखाई नहीं देता है तुम्हें? वह उस पर गुस्से से भड़का। तो सॉरी आदित्य जी, वह गलती से हो गया। वह कानों को हाथ लगाते हुए वह मासूमियत भरी आवाज़ में बोली। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूं? वह गुस्से से उस पर चीखा था, जबकि इशिता भरी नज़रों से उसके आगे बढ़ गई थी। बालों को झटका देते हुए वह अब नॉर्मल अंदाज में अपने कमरे में थी, जहां उसकी माँ पहले से मौजूद थी। दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक लगाती उनके करीब आई। मिशन इज सक्सेसफुल माँ, वह खुशी से माँ को गले लगाते हुए बोली। संभाल मेरी बच्ची, इस तरह से अपने काम पर लगी है। वह दिन दूर नहीं कि जब आदित्य भी तुम्हारा होगा और यह पूरी हवेली भी तुम्हारी होगी। वह वैसे तो हमारी ही है, लेकिन यह आदित्य उस पर कुंडली मारकर बैठ गया है। बस मेरी बच्ची, अपना मकसद नहीं भूलना। सरोजनी इस वक्त अपनी बेटी को समझा रही थी कि किसी तरह से फंसाकर आदित्य से तुम शादी कर लो ताकि हम इस घर में रह सके और यह सारी जायदाद हमारी हो सके। वह इसीलिए तो आई थी इस हवेली में। सारी बातों से बेखबर वह अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने वाली थी, वह अभी नहीं जानती थी कि दूसरी तरफ एक लड़की गुस्से से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी, बल्कि वह फ़ोन करने वाली लड़की कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी। लेकिन आदित्य तो उसे फ्रेंड ही मानता था, लेकिन वह लड़की आदित्य की गर्लफ्रेंड मानती थी
और वह इसलिए कि उस लड़की की नीयत में खोट थी। वह भी जायदाद के लिए आदित्य के साथ शादी करना चाहती थी। अगली सुबह आदित्य अपने पापा को गुड मॉर्निंग बोला, डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठा और रमा जी बोली, इशिता बेटा यह काम करो कि यह जूस गिलास में डाल करके आदित्य को दो। जिस पर आदित्य के माथे पर बल पड़े। इशिता ने गिलास में जूस उड़ेला और गिलास लिया आदित्य की तरफ बढ़ी। आदित्य ने गिलास थाम लिया, लेकिन इस दौरान इशिता का हाथ आदित्य के हाथ से टच हो गया, जो कि आदित्य को बहुत अजीब लगा। इशिता घबराहट अपनी जगह पर वापस बैठ गई, जबकि जूस पीते हुए आदित्य की नज़रों का निशाना और वह 20 साल की लड़की थी जो दिखने में तो मासूम लग रही थी लेकिन थी नहीं। जूस फिनिश कर आदित्य उठ गया, सबको एक साथ बाय कहा हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जबकि अस्पताल जाकर दिल सुकून में आया था, क्योंकि आदित्य की नज़र में वह बहुत बुरी तरह से नज़र में रही थी। वह जिस तरह से इशिता को देख रहा था, इशिता को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन उसके जाने के बाद इशिता ने गहरा सांस लिया था। उर्वशी जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंची, यूनिवर्सिटी के गेट पर आदित्य को अपनी बड़ी सी गाड़ी लिए हुए खड़ा देखकर दिल के गहराई में मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। अपनी गाड़ी से निकलते ही वह आदित्य के तरफ कदम बढ़ा दी। आदित्य उर्वशी को अपनी तरफ आता देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बोला, रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अभी यूनिवर्सिटी आए हो, माफ़ी ही मांगने वाले हो ना डॉक्टर साहब, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, वह इतना कहकर बोली। आदित्य को बहुत प्यारी लग रही थी। फाइल गिर गया था, रात से बंद है, यह देखो तुम्हारे सामने है, अभी ठीक करवाने के लिए दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने यही सोचा था कि पगली यूनिवर्सिटी के पास जाकर उसे पूछूं कि क्या बात है जो रात को फ़ोन आया था। रात में से ही कितनी कोशिश करी बात करूँ, जानते हो कि मैं कितनी रात को बेचैन थी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है और अब मुझसे इतने जोरों की भूख लग रही है। वह बोली तो बहुत ज़्यादा ही मासूम लग रही थी। आदित्य बोला, मेरी जान चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। आदित्य की मोहब्बत में वह हवाओं में उड़ रही थी। खुशी से उसके साथ उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते हुए वह खुद को भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा ऑफिसर समझ गई थी। आदित्य को उसकी यही एक आदत बहुत अच्छी लगती थी कि वह नाराज़ तो होती थी लेकिन फिर भी बहुत जल्दी ही मान जाती थी। वह उसके लिए एक रेस्टोरेंट में आया जहाँ उसकी मनपसंद का नाश्ता करवाया और दोबारा उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। आदित्य ने अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर दे दिया था और कुछ ज़रूरी काम में लग गया था। एक ज़रूरी केस हैंडल करना था और वह शहर वाले अपार्टमेंट में ही रह रहा था। उर्वशी कभी कभार जाकर उसको थोड़े बहुत टाइम पास करवा दिया करती थी और तभी एक बार अचानक इशिता शहर चली जाती है जहाँ की आदित्य रहता था और देखते ही आदित्य की दोस्त उर्वशी भी उसके साथ उसके घर में बैठी हुई है। यह देख करके वह तो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उधर आदित्य भी इशिता को देखकर हैरान हो चुका था कि अचानक से इशिता कैसे आ गई। यह देखकर कि उर्वशी भी गुस्से में हो गई थी कि यह लड़की यहाँ पर क्यों आई है। आदित्य उर्वशी से बोलता है कि यह मेरी सरोजनी आंटी की लड़की है, तुम यहीं रुको, मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। और वह उसके साथ चल पड़ता है और पूरे रास्ते ही वह बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि उसकी माँ इशिता को भोला के साथ अकेले कैसे छोड़ सकती है। उसके तन बदन में आग लग रही थी। घर पहुँचते ही गाड़ी रोककर वह इशिता का हाथ पकड़े अंदर की तरफ लेकर गया। सभी लोग उन दोनों का ही वेट कर रहे होते हैं और जाग रहे थे। संभालिए इसे, खबरदार कि आज के बाद मैंने इसको बगैर इजाज़त के बंगले से बाहर निकले देखा या फिर किसी गैर के साथ यह बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य सिंह इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि पूरे बंगले की ईंट हिल चुकी थी। इशिता माँ के पास जाकर आंसू बहाने लगी थी। आदित्य बेटा रिलैक्स, बच्ची है, बड़ी होगी तो खुद ही संभल जाएगी। उमा सिंह ने आदित्य को बोले, कूल डाउन, कैसे समझेंगी पापा, 20 साल की हो चुकी है, इतनी भी बच्ची नहीं है। और सरोजनी आंटी, आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने गैर के साथ इतनी दूर शहर भेज दी। यह पहली बार हुआ है, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ, अगली बार इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वह गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह तो शुक्र करो कि भोला एक शरीफ बच्चा है, कहीं और ले जाता तो हम क्या कर लेते। माफ़ कर देना भाई, गलती हो गई है, आगे से ख्याल रखूँगी। सरोजनी ने फ़ौरन अपनी गलती मान ली थी और इशिता को कमरे में
लेकर चली गई। इस वक्त आदित्य को भी यही समझ में आया कि इस वक्त उसका दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं था। दूसरी तरफ कॉल कर उसके उर्वशी उसे धमकी भरे मैसेज करती रही, तुम घर वापस लौट गए हो। आदित्य के पास फिलहाल उसको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि इशिता उसकी बचपन की मंगेतर है और अब उसके माँ बाप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। वह अपने दिमाग प्लान करने लगा था कैसे इस अचानक से रिश्ते से छुटकारा हासिल करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उर्वशी का हक था। वह जगह इशिता को कभी नहीं देने वाला था। भले ही वह दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन वह अंदर ही अंदर एक दूसरे को प्यार भी करते थे। उर्वशी का पता नहीं वह लालच में आकर आदित्य से प्यार कर बैठी थी, पर आदित्य तो उसे प्यार बहुत करता था। जैसे तैसे करके रात बीत गई। सुबह